जय हिंद। आज हमारी कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान तीसरे अध्याय की दूसरी क्लास है। तो आशा करता हूं कि आपने इसकी पहली क्लास देख ली होगी और उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे उनके बारे में आपने जान लिया होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि हमको इस अध्याय में केवल 4 टॉपिक्स का अध्ययन करना है। पहला, पूर्व आधुनिक विश्व। दूसरा, 19वीं शताब्दी के बीच विश्व अर्थव्यवस्था। और तीसरा, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। चौथा, उसके बाद की अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण का पुनर्निर्माण अर्थात वैश्वीकरण की फिर से शुरुआत। ठीक है, तो आज हम लोग 2 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। शेष बचे 2 टॉपिक को हम लोग कल की क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले पर डे का काम किया जाए और आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे हम लोग क्लास को शुरू कर सकें। तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं पूर्व आधुनिक विश्व की, अर्थात हमारा विश्व जब था आधुनिकता के क्षेत्र में नहीं कूदा था, तो पुराने समय में लोग अपने कामों को कैसे करते थे, कैसे रहते थे, कैसे जीते थे, कैसे खाते थे, वहां पर आपको एक थोड़ा सा वर्णन किया गया है। तो अगर आपको पूछा जाता है कि पूर्व आधुनिक विश्व पर एक टिप्पणी लिखिए, तो आप इन बातों को लिख सकते हैं और आराम से लिख सकते हैं। मैंने इनको किताबों से खोजकर यहाँ पर लिख दिया है, आप इसी चीज को पेपर में लिख के आ सकते हैं। मेरे हिसाब से ये सवाल यहाँ पे ज्यादा नहीं बनते हैं, सवाल कल के दूसरे पार्ट से ज्यादा बनेंगे। आज केवल आप कहानी को सुनते जाइए, आपको इंटरेस्टिंग कहानियां आपको यहाँ पे मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो जब हम पूर्व आधुनिक विश्व की बात करते हैं ना, तो ये है क्या? औद्योगिकरण के आगमन से पूर्व, ध्यान दीजिएगा, और आधुनिक समाज के निर्माण से पूर्व का जो समाज है उसी को पूर्व आधुनिक विश्व कहा जाता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। फिर क्या कह रहा है, क्योंकि पूर्व आधुनिक विश्व जब था तो क्या वहां पे कुछ ऐसी चीजें नहीं थी क्या? व्यापार यदि नहीं होते थे क्या? यात्राएं नहीं होती थी क्या? तब भी होती थी, तब भी होती थी। याद रखिएगा, देखिए प्राचीन समय से ही जो व्यापारी लोग थे, यात्री लोग थे, पुजारी लोग थे, कई कारणों से लंबी दूरियों की यात्राएं करते थे। तभी तो भैया कोलंबस ने आपका अमेरिका को खोज दिया, वास्को डी गामा ने भारत आने के नए समुद्री मार्गों की खोज कर दी है। ये लोग यात्रा, लंबी लंबी यात्रा करते थे, तभी तो ऐसा कर पाए ये लोग। ध्यान दीजिएगा, आज तो हमारे पास हवाई जहाज हो गया है, निकल लिए। उस समय लोग पानी के जहाज से लंबी दूरी की यात्राएं करते थे। 1-1 महीने तक, 2-2 महीने तक, 1 साल तक, 2-2 साल तक ये लोग यात्रा करते रहते थे। याद रखिएगा आप लोग इस बात को। ठीक है ना, तो क्या कर रहा है, कई कारणों से लंबी दूरियों की यात्रा करते थे। इसी में एक हमारा सड़क थी जिसका नाम था सिल्क रूट, रेशम रूट। भैया इसको सिल्क रूट कहने का कारण क्या था? क्योंकि इसी मार्ग के द्वारा, अब ये कोई सड़क नहीं थी, याद रखिएगा, एक प्रकार से एक तंत्र था, परिवहन तंत्र था, जिसमें चीन से भारत होते हुए, एशिया के कई देशों से होते हुए यूरोप और अफ्रीका तक को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? एशिया के कई भागों से होते हुए यूरोप और अफ्रीका तक को जोड़ा गया था। किसके माध्यम से भैया? सिल्क रूट के माध्यम से। यहां देखिएगा आप लोग, कह रहा है चीन को एशिया के अन्य स्थानों के साथ साथ यूरोप व उत्तरी अफ्रीका के कई देशों से जोड़ता था। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। क्या होता था यहां से क्या होता था? ध्यान दीजिएगा, इस मार्ग से होकर जो चीनी रेशम थे ना, चीन में रेशम बहुत ज्यादा उत्पादित होता था, उच्च कोटि का उत्पादित होता था, और ये विभिन्न देशों में जाता था। तो यहां से एशिया और यूरोप में ये चीनी रेशम व्यापार किया जाता था, इसीलिए इस मार्ग का नाम पड़ा सिल्क रूट। इसमें कोई जमीनी सड़क ही नहीं थी, जमीनी सड़क भी थी, समुद्री मार्ग भी थे। ध्यान दीजिएगा, जमीनी प्लस समुद्री दोनों मार्ग थे इसमें, इसलिए आप इसको सड़क मत बोलिएगा, रेशम रूट सिल्क मार्ग बोलिए। क्या बोलिए? मार्ग। ठीक है, याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि साथ ही इसी के रास्ते भारतीय मसाले भी और वस्त्र भी यूरोप चले जाते थे। मतलब इसी मार्ग से भारतीय मसाले और वस्त्र भी यूरोप चले जाते थे, अर्थात भारत से मसालों और वस्त्रों का भी अच्छा खासा निर्यात होता था इस सिल्क रूट के माध्यम से। ये पूर्व आधुनिक विश्व की कहानी है। ध्यान दीजिएगा, भारत में सूत का उत्पादन होता था, कपास का उत्पादन होता था, नील का उत्पादन होता था, इससे हाथों से वस्त्र बनाए जाते थे, उन वस्त्रों को यूरोप के देशों में ले जाकर बेचा जाता था। ये पूर्व आधुनिक विश्व की कहानी है, जब हमारा औद्योगिकरण शुरू नहीं हुआ था।
सारी कहानी चौपट हुई जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हुआ तब। ये बात को ध्यान में रखिए, इसको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। फिलहाल अभी हम इस बात पे फोकस करते हैं। फिर क्या हुआ यहाँ पे, साथ ही इसी मार्ग के द्वारा यूरोप से सोना चांदी वापस आते थे, और ये जो आपका मार्ग था 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा था। इस शताब्दी तक, 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा था। क्यों? क्योंकि 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। जो हमने ऑटोमन साम्राज्य पीछे पड़ा हुआ था, उन्होंने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया और इस मार्ग को बाधित कर दिया। अर्थात व्यापार को ये लोग यूरोप पहुंचने नहीं देते थे, बीच में लूट लेते थे, ठीक है ना, रोक देते थे, बीच में जाने नहीं देते थे। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तब यूरोपीय लोगों को दिक्कतें शुरू हुई उसके बाद। तो यूरोपियों ने सोचा कि भैया इस तरह से तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वहां से हमारे लिए बहुत सारी चीजें आ रही हैं, अब हमें वो चीजें कैसे मिलेंगी। तब उन्होंने सोचा कि भैया अब अगर इधर से हमको नहीं जाने को मिलेगा, चलो कोई दूसरा रास्ता खोजते हैं। इसी क्रम में जो आपका कोलंबस था वो 1492 में चला था एशिया खोजने के लिए, एशिया का समुद्री मार्ग खोजने के लिए, कि भैया चलो ये तुर्क लोग नहीं जाने दे रहे हैं, तो चलो हम लोग दूसरे रास्ते खोजेंगे। अब ये दूसरा रास्ता खोजने के चक्कर में जानते हैं एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां को लोग जानते ही नहीं थे। याद रखिएगा, अर्थात अमेरिका। यहाँ पे अमेरिका का मतलब है उत्तरी अमेरिका, उसके नीचे दक्षिणी अमेरिका और बीच में मध्य अमेरिका पूरा। अर्थात जब कोलंबस 1492 में अक्टूबर में चला था, कहाँ के लिए? भारत के लिए। लेकिन वो भारत की जगह एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां को लोग पहले से जानते ही नहीं थे। इसीलिए यहाँ पे देखिएगा अमेरिका की खोज लिखी हुई है, अमेरिका की खोज। याद रखिएगा, ऐसा नहीं था कि अमेरिका पहले था ही नहीं, था, लेकिन कोई जानता नहीं था उसको, एक अज्ञात विश्व था। तो कोलंबस ने एक अज्ञात विश्व के जैसा खोज दिया और कहा भैया कि ये तो नया चीज मिल गया। ध्यान दीजिएगा, हम लोग चले थे कहीं और, पहुंच गए कहीं और, चले थे कहीं और, पहुंच गए कहीं और। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसने अमेरिका की खोज कर दी, ये बात को याद रखिए। और जब अमेरिका में ये पहुंचा तो इसने देखा कि वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी उत्पादित की जा रही हैं जो यूरोप और एशिया के लोग जानते ही नहीं हैं। जैसे शकरकंद, जिसे आप लोग गंजी कहते हैं, टमाटर, मिर्च, मक्का, आलू आदि, ये सब अमेरिका से ही यूरोप और एशिया में पहुंचे थे। कब? जब कोलंबस ने इनकी खोज कर दी तब। और जब ये उत्पाद यूरोप और एशिया में पहुंच गए तो बहुत सारे देशों के ये मुख्य उत्पाद बन गए। जैसे आलू आयरलैंड का एक प्रमुख उत्पाद बन गया, और आयरलैंड के जो काश्तकार थे वो आलू पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए। और जब 1840 के दशक के मध्य में, अर्थात 1845 से 1849 के बीच, किसी कारणवश आलू की सारी फसल आयरलैंड में बर्बाद हो गई। तो आयरलैंड में भयंकर आलू अकाल पड़ गया। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है आयरलैंड में भयंकर आलू अकाल कब पड़ा था? 1845। कब? 1845। तो 1845 से 1849 के बीच कुछ भी देगा, आप उसको टिक मार्क करिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे कई लोग बेरोजगार हो गए, कई लोग भूख से मर गए। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो सोचिए आलू कहाँ से आया, कहाँ के लोग अकाल से मर गए हैं, ध्यान में रखिएगा आप लोग इस बात को। तो ये सब आपकी पूर्व आधुनिक विश्व की कहानियां थी, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर देखिएगा नूडल्स भैया, जिसे आप लोग आज के समय वो कहते हैं मैगी भैया, ये चीन से ही यूरोप में पहुंचा था, तभी तो इसको चाइनीज कहा जाता है। चाइनीज आप लोग आज वो खाते हैं, क्या बोलते हैं, पिज्जा, बर्गर, उसके बाद आपका चाउमीन, ये सब चाइनीज ही तो है ना, चीनी ही है। मतलब चीन के लोगों ने सबसे पहले इसको खाना शुरू किया था। जो नूडल्स था वो ऐसा माना जाता है कि चीन से ही यूरोप पहुंचा था, और इसी से स्पैघेटी नामक एक खाद्य पदार्थ का उदय हो गया। क्या नाम था? स्पैघेटी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग इस बात को। ये था क्या? ये इटली में उत्पन्न किया गया था। कहां पर? इटली में। पास्ता खाते हैं ना आप लोग, ये वही था, लंबा बेलनाकार पास्ता था। क्या था? लंबा बेलनाकार पास्ता था, जिसका नाम था स्पैघेटी। तो स्पैघेटी क्या था? इतालवी मूल का, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, इतालवी मूल का लंबा बेलनाकार पास्ता था,
जो कि नूडल से ही उत्पन्न माना जाता है, और नूडल्स चीन से ही यूरोप में पहुंचा था। तो ऐसा नहीं था कि पूर्व आधुनिक विश्व में ऐसा व्यापार नहीं होते थे, लोग एक दूसरे से दूसरे देश जाते नहीं थे, जाते थे, लेकिन उनके पास कोई आधुनिक साधन नहीं थे, वो अपने पुराने साधनों से ही जाते थे, समुद्री मार्गों के रास्ते ही जाते थे। ठीक है ना, ये बात को याद रखिए। तो जब भैया 1492 में कोलंबस चला था एशिया के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए, लेकिन नए विश्व की खोज कर दी, तो वहां पर बहुत सारे जो फसल उत्पादन हो रहे थे उनके बारे में यूरोप और एशिया के लोग जानते ही नहीं थे। तो कोलंबस ने कहा तो अच्छी बात है, अब हम यहाँ से लेके जाएंगे उनको यूरोप में, यूरोप से फिर वो आ गए एशिया। तो इस प्रकार से हर विश्व के देश में इन चीजों की खेती होनी शुरू हो गई थी। तो देखिए किस प्रकार से जो हमारा संसार एक दूसरे से कनेक्ट होना शुरू हो गया था, पूर्व आधुनिक समय में ही कनेक्ट होना शुरू हो गया था। और ठीक उसी के बाद 1498 में जो हमारा वास्को डी गामा था वो निकला भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए, और उसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कर दी, और वो भारत के कालीकट नामक समुद्री तट पर पहुंचा था, और वहां से उसने भारत आने के एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो आप ये गलती से भी मत कह दीजिएगा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी ना, भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज की थी। किसने? वास्को डी गामा ने। लेकिन कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अर्थात ऐसा नहीं था कि अमेरिका को लोग पहले जानते थे, लोग जानते ही नहीं थे पहले कि ऐसा कोई विश्व भी है वहां पे। लेकिन कोलंबस ने जब खोजा तब लोगों को पता चला कि हाँ भैया यहाँ पे एक नया विश्व भी है। और कोलंबस ने सोचा कि भैया मैं इंडिया में पहुंच गया हूँ, इसलिए उनको बोल दिया इंडियोस। क्या बोल दिया? इंडियोस बोल दिया उन्होंने। क्या बोला? इंडियोस। ठीक है ना, किसको? अमेरिका के लोगों को इंडियोस बोल दिया था कोलंबस ने। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारी कहानी थी। अब यहाँ पे देखिए, जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी तब भैया यूरोपी बड़े चोर टाइप के आदमी थे, सबके ऊपर राज करना चाहते थे। तो जो यूरोपी लोग थे जैसे पुर्तगाली और स्पेन के लोग, वो अमेरिका को उपनिवेश बनाने के लिए अमेरिका की ओर भागने लगे। और अमेरिका में जब गए तो यूरोप में उस समय चेचक बीमारी बड़ी ज़्यादा फैला करती थी, लेकिन यूरोप के लोग उसके विरोध में अपनी स्टेमिना बना चुके थे, अर्थात अपनी प्रतिरक्षा तैयार कर चुके थे। जैसे हमारे यहाँ कोरोना आया था ना, तो पहले बहुत सारे लोग मरे, फिर बाद में नहीं मरे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उसके प्रति अपनी प्रतिरक्षा तैयार कर ली थी। तो यूरोप के लोगों के भीतर उस चेचक बीमारी के विरोध में प्रतिरक्षा तो तैयार थी, परंतु जब ये लोग अमेरिका में पहुंचे तो अमेरिकी वासी बेचारे इन सब चीजों से अनजान थे, और उन लोगों में इसके प्रति कोई प्रतिरक्षा नहीं तैयार थी, कोई एंटीबॉडी नहीं तैयार थी, और वो लोग चेचक से मरना शुरू हो गए। और बहुत सारे गांव के गांव, समुदाय के समुदाय ही खत्म हो गए इस चेचक के द्वारा, जिससे इन सेनाओं का वहां पर कब्जा जमाना आसान हो गया। क्यों भैया? क्योंकि पूरे एरिया में सब लोग मर जाएंगे, तो वहां पे कोई रहेगा नहीं, तो आराम से आप कब्जा जमा सकते हो। तो आप कहेंगे जब वहां कोई रहेगा नहीं कब्जा जमा क्या करेंगे? तो आप लोग देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। 18वीं शताब्दी में अफ्रीकी गुलामों को, अर्थात अफ्रीका को ये लोग पहले ही उपनिवेश बना चुके थे, अफ्रीका पे राज पहले से ही कर रहे थे। तो अफ्रीका से गुलामों को पकड़ पकड़ कर ले गए भैया अमेरिका, और ले जाकर यूरोप के लिए चीनी और कपास उत्पादित करने लगे। मतलब अमेरिका में ले जाके चीनी और कपास उत्पादित करवाते थे, और वहां से यूरोप में ले आके अपने फैक्ट्रियों में माल को बनवाते थे। ये बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, कब की कहानी है ये? 18वीं शताब्दी तक की कहानी है। ठीक है, तो ये हमारा भैया पूर्व आधुनिक विश्व आपके सामने मैंने खोलकर रख दिया है। आशा करता हूं कि ये बातें आपको क्लियरली एकदम समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई होंगी तो क्लास को एक बार दोबारा देखिएगा, फिर से समझिएगा, उसके बाद कॉपी में लिखने का प्रयास करिएगा। कॉपी में लिखा जरूर करिए। जब तक आपका प्रीमियर चलता है तब तक आप इसको ध्यान से सुना करिए, फिर जब खत्म हो जाए तो दोबारा एक बार फिर से स्टार्ट किया करिए, और उसमें आप जो लिख सकते हैं उसको लिखा करिए। बहुत फायदे में रहेंगे आप। ठीक है ना, ये बात को याद रखिएगा। कहावत कही जाती है ना, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका पूर्व आधुनिक विश्व। इसके बारे में मैंने खोज खोज कर जो बातें लिखी थी आपको बता दी हैं। अब हमारा शुरू होता है 19वीं शताब्दी, 1815 से 1914 में विश्व की अर्थव्यवस्था क्या थी। उस समय उपनिवेशवाद का एक नया दौर चला था, अर्थात जो यूरोपीय देश थे, और उस समय अमेरिका भी भैया आपका स्वतंत्र हो चुका था, तो वो भी एक धीरे धीरे महाशक्ति बन रहा था, इसलिए वो भी दूसरे देशों को अपने अंडर में लेने शुरू कर चुका था, अपने अंडर में लेना शुरू कर चुका था। इस बात को हमने बोला उपनिवेशवाद। अर्थात आप किसी दूसरे देश में जाइए और वहां के अपने नियम कानून के हिसाब से चलाइए,
इस बात को बोलते हैं उपनिवेशवाद। ठीक है, और जिस देश को आपने अपने अंडर में लिया है उसको बोलते हैं उपनिवेश। क्या बोलते हैं? उपनिवेश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या हुआ, 1815 से 1914 की ही बात क्यों करी गई? क्योंकि 1914 में शुरू हो गया था आपका विश्व युद्ध। 1914 में क्या शुरू हो गया था? विश्व युद्ध शुरू हो गया था, इसीलिए उससे पहले की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि विश्व युद्ध के बाद विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था, ये बात को ध्यान में रखिएगा। वहीं से एक पूरा का पूरा क्राइटेरिया ही चेंज हो गया था विश्व अर्थव्यवस्था का। इसीलिए हम लोग केवल अभी यहाँ पे 1914 तक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्या होता है इसमें? जब 19वीं शताब्दी शुरू हुई तो अर्थशास्त्री लोग जो थे उन्होंने तीन प्रकार के प्रवाहों को देखा। उन्होंने तीन प्रकार के प्रवाहों को देखा। पहला व्यापार का प्रवाह, विशेष करके कपड़ा और गेहूं। कपड़ा और गेहूं मतलब ये कपड़े और गेहूं बहुत तेजी से व्यापार किए जाने लगे, आयात और निर्यात इनका काफी तेजी से बढ़ने लगा। कब? 19वीं शताब्दी में। साथ में पूंजी का प्रवाह होने लगा, अर्थात एक देश का उद्योगपति दूसरे देश में पैसा इन्वेस्ट करके अपना उद्योग लगाने लगा। क्यों? क्योंकि उसको जब इस देश में फायदा नहीं मिला तो उसने सोचा चलो दूसरे देश में लेके चलते हैं, वहां उत्पादित करेंगे फिर बेचेंगे तो हो सकता है हमें फायदा हो। ठीक है, तो या तो अपने अल्पकालिक फायदे के लिए या तो अपने दीर्घकालिक फायदे के लिए उद्योगपतियों ने अपने धन को एक देश से दूसरे देश में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और वहां पर निवेश करना शुरू किया। इस बात को बोला गया पूंजी का प्रवाह। पूंजी का प्रवाह मतलब पूंजी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि 19वीं शताब्दी में तीन प्रकार के प्रवाहों का उल्लेख कीजिए। और तीसरा जो आपका सबसे महत्वपूर्ण था, श्रम का प्रवाह। श्रम का प्रवाह का मतलब श्रमिकों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। कुछ तो भैया अपने मन से जाते थे और कुछ दूसरे के दबाव में जाते थे या दूसरे के लालच में जाते थे। ठीक है ना, इसी बात को बोला गया श्रम का प्रवाह। इन्हीं तीनों क्राइटेरिया के अंतर्गत सॉरी, इन्हीं तीनों क्राइटेरिया के अंतर्गत हमारी 1815 से 1914 तक की विश्व अर्थव्यवस्था भ्रमण करती है। तो जरा हम लोग इनकी चर्चाओं की शुरुआत करते हैं। कैसे कहानियां शुरू होती हैं? इसमें विश्व अर्थव्यवस्था का उदय होता है, अर्थात अर्थव्यवस्था को वैश्विक रूप में देखा जाने लगता है। एक विश्व या एक देश दूसरे देश से आयात और निर्यात के माध्यम से जुड़ने लगता है, जिसे हम लोग यहाँ पे विश्व अर्थव्यवस्था के उदय के नाम से जान रहे हैं। कैसे शुरू होता है, जरा हम लोग इसकी कहानी शुरू करते हैं। समय चल रहा था लगभग 19वीं शताब्दी का प्रारंभ, अर्थात 1805 से 1810 का समय, 1810 से 1815 का समय, शुरुआती समय चल रहा था। तो उस समय कहानी क्या हुई कि ब्रिटेन में जो भूस्वामी थे, मतलब जमीनों के मालिक थे, उन्होंने सरकार पर दबाव डालना शुरू किया कि भैया आप मक्के के आयात पर प्रतिबंध लगा दीजिए। आप मक्के के आयात पर क्या लगा दीजिए? प्रतिबंध लगा दीजिए, जिससे हम लोग मक्के में आत्मनिर्भर बन सकें, हमें किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े। तो सरकार ने कहा चलो ठीक है, हम लोग मक्के के आयात पर प्रतिबंध लगा देते हैं। और सरकार ने 1815 में मक्के के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसे उन्होंने नाम दिया कॉर्न लॉ। क्या नाम दिया भैया? कॉर्न लॉ। तो कॉर्न लॉ कब लागू हुआ था? 1815 में। कब हटा था आप लोग मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कॉर्न लॉ कब हटा था आप लोग मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जब 1815 में कॉर्न लॉ लागू हो गया तो क्या हुआ कि भैया अब मक्का तो बाहर से आयात हो नहीं सकता है। तो जो भूस्वामी लोग थे उन्होंने मक्के को उत्पादित करके अपने फायदे के लिए ऊंचे ऊंचे दामों पर बेचना शुरू किया। परंतु जो शहरी लोग थे, उद्योगपति लोग थे, उनकी जनसंख्या भी साथ साथ तेजी से बढ़ रही थी और उनके पास उतना पैसा नहीं आ पा रहा था कि वह उस महंगे मक्के को खरीद कर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। और उद्योगपति लोग जब महंगा मक्का ही खरीद के खाने पीने लगेंगे तो उनको फायदा कहाँ से होगा। तो इसीलिए ये लोग उस महंगाई से त्रस्त हो गए कि मक्के के दाम तो भैया जब आसमान छूने लगे हैं, अब हमारा काम कैसे चलेगा। कई लोग भूखे मरने लगे, भरण पोषण करना मुश्किल हो गया, इतना पैसा ही नहीं आ पा रहा था कि लोग खा पी सकें।
बाहर से आयात हो नहीं सकता था, बाहर से ला नहीं सकते थे। तो इसीलिए शहरी लोगों और उद्योगपतियों ने फिर सरकार पर दबाव डालना शुरू किया कि भैया अब एक काम करिए ना जरा, अब एक काम करिए कि आप इस कॉर्न लॉ को समाप्त करिए, आप इस कॉर्न लॉ को समाप्त करिए, क्योंकि इससे हमारा भरण पोषण मुश्किल होता जा रहा है। तो सरकार फिर इन लोगों के दबाव में आके कॉर्न लॉ को समाप्त कर देती है। मैं समय नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कॉर्न लॉ को क्या कर देती है सरकार? समाप्त कर देती है। लेकिन जैसे ही कॉर्न लॉ समाप्त होता है, तुरंत ही विदेशों से मक्के और अन्य फसलें आयात होने लगती हैं और सस्ते दामों पर आयात होने लगती हैं। परंतु ब्रिटेन के कृषकों और काश्तकारों और भूस्वामियों के साथ क्या दिक्कत हो जाती है कि ये लोग बाहर से आने वाले सस्ते मक्के का क्या नहीं कर पाते हैं, सामना ही नहीं कर पाते हैं। अर्थात इनको होने लगता है घाटा, इनकी खेती लगती है डूबने, क्योंकि भैया इनके मुंह तो अंगूर लग गया था। अब इनको अगर भैया छोटी छोटी चीजें दी जाएंगी तो मजा आएगा नहीं, इसीलिए इनको लगा घाटा होने, और ब्रिटेन में लाखों करोड़ों कृषक बेरोजगार होने लगे, लाखों करोड़ों कृषक बेरोजगार होने लगे। और रोजगार की चाह में या तो वे शहरों की ओर भागने लगे या तो दूसरे देशों में भागने लगे। इसी को तो बोलते हैं श्रम का प्रवाह। क्या देखा आपने? श्रम का प्रवाह देखिए कितना खतरनाक तरीके से निकल के आया है कि नहीं है। उसके बाद बाकी भैया व्यापार का प्रवाह तो आपने देख ही लिया। व्यापार रुका था तो ब्रिटेन के 30 साल में क्या हालत हो गई है बताइए। जैसे ही हटा व्यापार का आना शुरू हुआ, ब्रिटेन के जो किसान थे वो भूखे मरने लगे, बेरोजगार हो गए। इसीलिए वो रोजगार की चाह में या तो शहरों में भागने लगे या तो भैया दूसरे देशों में भागने लगे। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और शहरों में उस समय उद्योग इनका तेजी से फल फूल रहा था, शहरों में इस समय इनका उद्योग तेजी से फल फूल रहा था। ठीक है ना, ये बात को याद रखिए। तो ये आपका हो गया श्रम का प्रवाह। और जब आपका ये हट गया कॉर्न लॉ, तो यहां से भैया आगे जब सिस्टम बढ़ना शुरू हुआ तो कृषि को एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाने लगा। अर्थात ये लोग देखिए क्या करने लगे, अमेरिका ले जाकर लोगों को खेती करवा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के अन्य देश तथा अमेरिका तब तक स्वतंत्र हो चुका था। ये लोग क्या करने लगे, अपने यहाँ बहुत ज्यादा कृषि का उत्पादन करने लगे, गेहूं का, मक्के का, अन्य चीजों का उत्पादन करने लगे। और इन्होंने कहा कि चलो भैया हम यहाँ उत्पादित करके ब्रिटेन में ले जाके बेचेंगे, क्योंकि ब्रिटेन में जनसंख्या अचानक तेजी से बढ़ना शुरू हो गई थी। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो चूंकि ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में केवल जमीनें होना तो काफी नहीं था ना, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में जमीनें होना काफी नहीं था, ये बात को मेरी समझ लीजिएगा आप लोग। वहां पर लोगों का रहना भी तो जरूरी था। और ऐसा कहा जाता है भैया कि ध्यान दीजिएगा, लगभग 5 करोड़ यूरोपीय लोग, लगभग 5 करोड़ यूरोपीय लोग रोजगार और उद्योग की चाह में 19वीं शताब्दी में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गए थे। कहां जाकर बस गए थे? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गए थे। ये कहानी थी कब की? 1815 से 1914 की। और यहीं से उपनिवेशवाद का, ये तो मैंने बात बता ही दी आपको, ये तो मैंने बात आपको बता ही दी है कॉर्न लॉ के बारे में। कॉर्न लॉ के बारे में आप इतना लिख सकते हैं, अगर आपके पेपर में पूछा गया तो मेरी पिछली बात को एक बार सुन लीजिएगा और उसी को पेपर में जाके उतार दीजिएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद यहां से देखिएगा, इस सदी में लाखों अनुबंधित मजदूर, जो कि भैया ये लोग देखिए जा रहे थे यूरोप और अमेरिका में, साथ ही मजदूरों को जबरदस्ती भी ले जाया जाने लगा। जबरदस्ती का मतलब, मान लीजिए अमेरिका में कोई मिल खुली है, वहां पे मजदूरों की जरूरत है, तो वो भारत में अपना एक एजेंट भेजेंगे, जो कि ब्रिटिश सरकार भैया उपनिवेश थी ही, तो भारत में एजेंट भेजा गया, चीन में एजेंट भेजा गया, या किसी भी देश में एजेंट भेजा गया। और उन्होंने कहा भैया कि चलिए आपको ऑस्ट्रेलिया चलना है और वहां पर इस फैक्ट्री में काम करना है, आपको ऐसे ऐसे पैसे दिए जाएंगे, इतना रहने का ऐसो आराम दिया जाएगा, और आप हमारे साथ एक मेमोरेंडम पर, एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर लीजिए। ठीक है, तो भैया गांव के लोग ठहरे गरीब, और गांव में भैया जो उपनिवेशी सरकार थी इन लोगों पर अत्याचार करती ही थी, तो गांव के लोग गरीबी और अत्याचार से बचने के लिए इस एग्रीमेंट पर साइन कर दिए कि चलो भैया हमारा वहां पे फायदा हो जाएगा। और जब इनको पकड़ कर वहां पर ले जाया गया तो इन्होंने देखा
कि वास्तविकता तो इससे कुछ अलग ही थी। वास्तविकता तो इससे कुछ अलग ही थी। अर्थात हमें बताया गया था कितना पैसा मिलेगा, यहाँ कोई पैसा ही नहीं है। हमें बताया गया था कि ये आपको इतना देर काम करना पड़ेगा, लेकिन भैया इससे ज़्यादा देर तक काम करवाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। लेकिन बेचारे अनुबंध में फंस चुके थे। सबसे बड़ा खराब चीज़ बात है अनुबंध। अगर आप किसी के साथ किसी बात पर हस्ताक्षर करवा लिए हैं तो आपको उसको मानना पड़ेगा, कन्फर्म मानना पड़ेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। बेचारे कुछ कर भी नहीं सकते थे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इस सदी में जो लाखों मजदूर थे, अनुबंधित मजदूर, एक बात समझिएगा। देखिए अनुबंधित मजदूरों को क्या नाम दिया गया है? गिरमिटिया। क्या नाम दिया गया है? गिरमिटिया। ठीक है ना, गिरमिटिया नाम दिया गया किसको? अनुबंधित मजदूरों को। और अनुबंधित मजदूर हैं क्या, बताइएगा। अनुबंधित मजदूर क्या है? जब कोई नियोक्ता, नियोक्ता मतलब कंपनी का मालिक, ठीक है, किसी मजदूर को अपने यहाँ काम करने के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन करवाकर निश्चित समय के लिए अपने पास बंधुआ बना लेता है, तो उसी को हम लोग अनुबंधित मजदूर कहते हैं। और 19वीं शताब्दी में इस अनुबंधित मजदूर संकल्पना को दासता की नई प्रथा कहा गया। अर्थात प्रारंभ में जो राजा महाराजा दास बनाते थे लोगों को अपना, इसको कहा गया भैया दासता की नई प्रथा। क्यों भैया? क्योंकि बेचारों ने अनुबंध पर साइन कर दिया तो एक प्रकार से दास ही तो बन गए, क्योंकि अब वो जो कहेंगे इनको करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने एग्रीमेंट पर साइन कर दिया कि हम 3 साल तक आपसे जुड़े रहेंगे। अब बेचारे जुड़े रहे, तोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय कोई ऐसा नियम कानून भी नहीं था कि ये लोग उसको तोड़ दें और आराम से उससे अलग हो जाएं। ठीक है ना, एक बार साइन कर दिए तो कर दिए। ठीक है, देखिएगा, चीन और भारत से उनको लिया गया, पकड़ा गया, विश्व की अनेक परियोजनाओं में लगाया गया भैया। और उसके बाद देखिएगा 19वीं शताब्दी के आखिर में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के प्रदेशों को अपना उपनिवेश बनाने में लग गए। अर्थात ये जो यूरोपीय लोग थे ना, सोचिए, यूरोपीय लोगों ने जर्मनी के बर्लिन में एक बैठक करी और कहा कि भैया अफ्रीका बेचारा गरीब देश था, और 1890 के दशक में अफ्रीका में एक रिंडरपेस्ट, जिसे मवेशी प्लेग नामक बीमारी भी कहा जाता है, वो भी आई थी। और 1890 के दशक में वो बीमारी अफ्रीका में आने के बाद वहाँ पर लगभग 90% जानवर मर गए थे, जिससे वहाँ के लोग भैया गरीब हो गए, भूखे मरने लगे। तो उसी का फायदा उठाकर इन यूरोपीय लोगों ने कहा भैया कि चलो इतना अफ्रीका हमारा, उतना अफ्रीका तुम्हारा, उतना अफ्रीका तुम्हारा, चलो बांट लेते हैं, और आज से हम लोग इस पर राज करेंगे, और आज से हम लोग इस पर राज करेंगे, वहां के लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखेंगे। इसी बात को कहा गया था उपनिवेशवाद। क्या कहा गया था? उपनिवेशवाद, किसी दूसरे देश पर जाकर राज करना। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। यहीं से भैया इन्होंने भारत को भी अपना उपनिवेश बनाया था। जैसे आपको मालूम है कि ब्रिटेन का उपनिवेश भारत कई सौ सालों तक रहा, कई सौ साल तक, क्या समझ लीजिए लगभग 200 सालों तक रहा। 1757, 1857, 1947, लगभग 200 सालों तक भारत का उपनिवेश बना रहा था। सॉरी, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बना रहा था लगभग 200 सालों तक। अर्थात ब्रिटिशर्स ने भारत पर लगभग 200 सालों तक राज किया था। उससे पहले भैया मुगलों ने राज किया था। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आता है कि जब ब्रिटिशर्स ने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया, ब्रिटिशर्स ने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया, तो भारत को जो पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो भारत भिखमंगा बनने लगा। ठीक है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था चौपट होने लगी। और यहीं से एक सवाल निकल के आता है, इंपॉर्टेंट सवाल, कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा था। भारतीय अर्थव्यवस्था पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा था? तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे कि जब ब्रिटिशर्स ने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया था, तो वह भारतीय अर्थव्यवस्था को अपने हिसाब से चलाने लगे, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। निम्नलिखित प्रभाव पड़ा, उसमें पहला नंबर आप लिखिएगा कि ब्रिटिश जो थे वो भारत से कच्चे माल का आयात करने लगे। अर्थात ये लोग भारत से कच्चे माल को अपने यहाँ ले जाने लगे। क्यों? क्योंकि उस समय तक ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हो चुका था और उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, जो वहां उनको ब्रिटेन से नहीं पूरा हो पाता था, इसलिए वो दूसरे देशों से आयात करके मंगवाते थे। अब अगर दूसरा देश स्वतंत्र होता और इनको बेचता, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, इनको बेचता, तो ये लोग क्या करते? वो अपने पूरा फायदे को लेकर बेचता ना इन्हें, तो इन्हें घाटा होता कि नहीं होता।
लेकिन ये लोग क्या किए, जाके वहां पे राज करने लगे, उनको अपने अंडर में ले लिया, तो वहां से कच्चे मालों को बहुत सस्ते में अपने यहाँ मंगवा लेते थे, और जब यहाँ से वस्त्र बना लेते थे तो उनको फिर उसी देश में ले जाके महंगे दामों पे बेचते थे, और वे दाम इतने भी महंगे नहीं होते थे कि उस देश में हाथ से बनाए गए कपड़े से महंगे हों। ठीक है, जैसे भारत में जो हाथों से कपड़े बनाए जाते थे, ब्रिटेन से मशीनों से बनकर आए कपड़ों की अपेक्षा महंगे होते थे। और जैसे ये हमने कपड़ा पहना हुआ है, अगर ये हाथ से बनता तो क्या इतना बढ़िया बन पाता? नहीं बन पाता, लेकिन मशीन से बना, काफी बढ़िया बना। इसीलिए लोग मशीनों से बने कपड़े को पसंद करने लगे, और भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डूबने लगी, चौपट होने लगी। क्यों? क्योंकि भैया देखिए, जो आपने कच्चा माल यहाँ पैदा किया वो तो सस्ते दामों पे चला गया ब्रिटेन, तो उसका फायदा नहीं मिला, और ब्रिटेन से जो कपड़े बन के आए वो महंगे दामों पे हमने खरीदने शुरू किए, और हमने अपने यहाँ के कपड़ों को खरीदना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मशीनों से बने कपड़े सस्ते और टिकाऊ होते थे, जबकि हाथों से बने कपड़े उतने टिकाऊ नहीं हो पाते थे और थोड़े महंगे भी पड़ते थे। इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग चौपट होने लगा। याद रखिएगा, इस बात को देख रहे हैं आप लोग, भारतीय वस्त्र उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था उपनिवेशवाद का। इस पॉइंट को आप इसमें नोट कर सकते हैं। और फिर क्या कहा कि फैक्ट्रियों में बने कपड़े भारत में लाकर बेचने लगे, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। भारत का विनिर्माण निर्यात गिरने लगा। विनिर्माण निर्यात गिरने लगा का मतलब भारत अपने यहाँ जो चीजें बनाता था उसका निर्यात गिरने लगा। भारत से देखिए सिल्क रूट के माध्यम से वस्त्रों का निर्यात किया जाता था ना। अब चूंकि जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हो गया तो वहां पर जो कपड़े थे, वस्त्र थे, वो मशीनों से बनाए जाने लगे, जो हाथ से बने कपड़ों की अपेक्षा सस्ते और टिकाऊ भी होते थे, क्वालिटी भी उनमें रहती थी। इसीलिए भारतीय वस्त्रों का निर्यात घटने लगा। तो भारत में जो चीजें निर्मित की जाती थी वो हाथों से निर्मित करी जाती थी, ज्यादा मशीनें थी नहीं। इसीलिए भारत के वस्तुओं को विदेशों में पूछ कम होने लगी। तो भारत का विनिर्माण निर्यात, निर्यात का मतलब बताया था ना मैंने, अपने यहाँ से किसी दूसरे को बेचना, ठीक है, वो घटने लगा, कम होने लगा। भारतीय कृषकों पर नील और कपास की खेती के लिए दबाव डाला जाने लगा। ये तो हमने पढ़ा ही था दूसरे अध्याय में। महात्मा गांधी ने चंपारण में जाकर नील के विद्रोह में ही तो भाग लिया था ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो कृषकों पर नील और कपास की खेती के लिए दबाव डाला जाने लगा, जिससे भारत में अन्य खेती प्रभावित होने लगी, अन्य फसलों की खेती प्रभावित होने लगी। ये बात को याद रखिएगा। फिर कह रहा है ब्रिटिश भारतीय श्रमिकों को अपने अन्य उपनिवेशी प्रदेशों में ले जाने लगे। अर्थात जो ब्रिटिशर्स थे वो अफ्रीका को भी अपना उपनिवेश बनाए हुए थे। इधर साइड में हमारा म्यांमार पे कब्जा किए हुए थे, बांग्लादेश तो उसमें भारत का हिस्सा था ही। नीचे जाके दक्षिण एशिया के साइड में कब्जा किए हुए थे। जब इन देशों पे ये लोग कब्जा किए हुए थे तो वहां पे इनको काम करवाना था, तो भारतीयों को पकड़ पकड़ कर वहां पर ले जाने लगे, कम वेतन पर, सस्ते वेतन पर, केवल खाने पीने के दाम पर इनको वहां ले जाने लगे, बंधुआ मजदूर बनाकर, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था चौपट होने लगी। क्यों? क्योंकि अगर वो श्रमिक भारत में ही काम करते तो भारत की अर्थव्यवस्था विकसित होती कि नहीं होती, लेकिन ये उन्हें अपने फायदे के लिए अन्य देशों में ले जाने लगे। तो ये आपकी कहानी हो गई कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर उपनिवेशवाद का प्रभाव। तो मैं कह सकता हूं कि उपनिवेशवाद ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़िया चीजें बहुत कम प्रदान करी, लेकिन खराब चीजें तो भैया बहुत ज्यादा प्रदान करी थी। भारतीय अर्थव्यवस्था को उपनिवेशवाद ने चौपट करके रख दिया। जो हमारा भारत देश पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब उसके हाथ में खाली कटोरा हो गया था, ठीक है ना। ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये हमारी कहानी हो गई आज की खत्म, ठीक है। तो इस तरह से हमने दो महत्वपूर्ण टॉपिक को आज कवर कर लिया है। अब बाकी बचे दो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, विश्व युद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था और उसके बाद का समय तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। इस चीज को हम लोग कवर करेंगे कल की क्लास में। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको एकदम मस्त, शानदार, जानदार लगी होगी। और अगर बढ़िया लगी होगी तो एक बढ़िया सा कमेंट करिएगा और आंसर जो मैंने पूछा उनको ही बताइएगा, और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही 5 राज्य लिख लीजिए, उनकी राजधानियां मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। पहला राज्य गुजरात, पहला राज्य गुजरात। दूसरा राज्य हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तीसरा राज्य शिमला, तीसरा राज्य शिमला। चौथा राज्य
हरियाणा। चौथा राज्य हरियाणा। पांचवा राज्य उत्तर प्रदेश। पांचवा राज्य उत्तर प्रदेश। तो इन 5 राज्यों की राजधानी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।